नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज पहला परीक्षण आधी आबादी की सुरक्षा का होगा। इस परीक्षण के लिए पटियाल ने कोलकाता के निर्भया कांड पार्ट 2 को आधार बनाया है। दिल्ली और कोलकाता समेत पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल है और मरीज कितने बेहाल हैं। इमरजेंसी को छोड़कर मेडिकल सेवाएं ठप हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को क्या अल्टीमेटम दिया? क्या केस सीबीआई को हैंडओवर किया जा सकता है? महिला सुरक्षा को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट में कोलकाता सबसे सुरक्षित है। तो फिर लेडी डॉक्टर के साथ अस्पताल में इतना सब कैसे हुआ? विकास के हाईवे पर दौड़ते भारत में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी आखिर कब मिलेगी? देश में 48% आबादी महिलाओं की है। देश की बेटियों के सवाल देखिए पटियाल के साथ। दूसरा परीक्षण हिंडनबर्ग के आरोपों की नई फाइल्स का होगा। बिजनेस टाइकून अदानी पर हिंडनबर्ग ने दूसरी रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट में कौन कौन से बड़े आरोप लगाए गए हैं और किस किस बड़े किरदार की भूमिका को सवालों के घेरे में लाया गया है। सीएबी की चीफ माधवी पुरी बुच पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए? पहले आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने किन आधार पर क्लीन चिट दी थी और दूसरी रिपोर्ट पर सियासी पारा आखिर क्यों हाई? ताजा रिपोर्ट से अदानी ग्रुप के शेयर्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट फाइल की पूरी मिस्ट्री पटियाल सुलझाएगा। तीसरे परीक्षण में आज 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा। पहली, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ? क्या सिसोदिया की तरह केजरीवाल भी बाहर आएंगे? क्या के कविता को भी राहत मिलेगी? अगर मिलेगी तो फिर कैसे? इस बीच पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर केस में क्या नया अपडेट है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कब तक पूजा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और आखिर क्यों? 3 बड़ी खबरों का हर तथ्य और सत्य जानने के लिए रात 9:25 तक पटियाल के साथ बने रहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में अब ऐसी खबर का परीक्षण होगा जिसका वास्ता आपसे, मुझसे और हम सबसे है। देश के अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इसकी वजह 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलना बड़ी वजह था। पोस्टमार्टम हुआ तो पता यह चला कि डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या हुई है। अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता पुलिस की जांच से खुश नहीं है। डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हड़ताल से पस्त हुए आम इंसान की मजबूरी का परीक्षण देखिए। एसएसबी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डेट ले रखी थी हमने, 3 महीने पहले डेट ले रखी। उसके बाद फिर डेट दी उन्होंने 10 दिन की। ये मोहन जी हैं, बेटे के गले में गांठ है। 3 महीने बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नंबर आया था, इसीलिए पत्नी के साथ बेटे को दिखाने के लिए आए थे। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, इलाज नहीं हो पाया। एंड्रोकोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। गले के अंदर सिस्ट है। मुश्किल है क्योंकि एब्सेंट लग जाएगी तो उसके अटेंडेंस पे प्रभाव पड़ेगा। मोहन और अनीता दी की तरह ही संतोष का भी दर्द यही है। मेरी बेटी एडमिट है यहाँ पे और एमनिडोल की जरूरत थी, वो मिल नहीं रहा। बेटी के दिल में छेद है। 1 हफ्ते से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बोला मरीज को खून की जरूरत है। परिवार ने 5 यूनिट खून का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन हड़ताल की वजह से अस्पताल में खून नहीं चढ़ पाया। वो हमारी स्लिप भी बनी हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर डॉक्टरों के बिना कुछ नहीं है कि डॉक्टर तो है ही नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है। जब हमने बुलाया है अपने भाइयों को देने के लिए तो लेकिन उनको भी वापस जाना पड़ा, कोई डोनेट नहीं करता। एम्स की ओपीडी में लगभग 12 से 13 हजार मरीज रोज आते हैं। इनमें हर डिपार्टमेंट से जुड़े मरीज शामिल हैं। हड़ताल की वजह से दिक्कत होनी ही थी और हुई भी, लेकिन और कोई विकल्प भी तो नहीं था, क्योंकि एम्स की तरह ही दिल्ली के सफदरजंग से लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक एक जैसे हालात थे। नंबर लगाया, लाइन लगाई, इतनी देर वहाँ लाइन लगा के अपॉइंटमेंट लिया। अब डॉक्टर के पास जाके खड़े हुए तो वो बोलते हैं जी आज तो हड़ताल है, डॉक्टर बैठ ही नहीं रहे। मोहम्मद हसीम की तरह ही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से कई मरीजों के तीमारदार परेशान नजर आए। डॉक्टर आए नहीं है,
कल देखेंगे या 1-2 दिन में फिर आएंगे। तो हम तो बहुत परेशान है, सुबह से हमारे पेशेंट की हालत देखिए, आप खुद कहेंगे कि क्या हाल है। आज सुबह आया तो बोला कि इमरजेंसी में ले जाओ, यहाँ डॉक्टर रेफर कर दिया। इमरजेंसी में क्या कहते हैं 14 नंबर ले जाओ, वहाँ से फिर वापस भेज दिया इमरजेंसी में ले जाओ, वापस में थक हार के कहते हैं अभी पेशेंट को ले जाओ, बुधवार को आना है, शनिवार को आना। ये तो दिल्ली का किस्सा था। अब जरा भोपाल चलिए। यहाँ हमीदिया सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, मरीज इलाज को तरसते रहे। डॉक्टर नहीं मिले साहब, बहुत 3-4 दिन से बहुत परेशान हूँ। ऊपर गया था लेकिन इलाज ही नहीं हो, वो कहने लगे। अस्पताल में ओपीडी बंद थी, बाहर मरीज परेशान थे। कैमरा देखा तो 10 साल का एक बच्चा सामने आया। बताया पिता को टीबी है, माँ को शुगर है, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा। हमारे पापा मम्मी का इलाज नहीं कर रहे, सही से पर्चा भी नहीं बना रहे। हमने पर्चा बना दिया तो कह रहे कल, ऐसे कहते रहे तो कल आना भर्ती नहीं कर रहे बोले। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक देश के ज्यादातर शहरों में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। अस्पतालों में ओपीडी, लेबोरेटरी से लेकर रेडिएशन तक का जिम्मा रेजिडेंट डॉक्टरों के हवाले होता है। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिव सर्जरी और लैब की सर्विसेज बंद रही और मरीजों के तीमारदार दर दर भटकते रहे। रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन कोलकाता में जिस तरह की वारदात हुई है उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक दौर में कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था। इतना ही नहीं, पिछले कई साल से कोलकाता को देश का सबसे सुरक्षित महानगर का खिताब भी हासिल है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2022 में प्रति लाख की आबादी में 86.5 आपराधिक मामले कोलकाता में दर्ज किए जाते थे, जो कि देश के किसी भी अन्य शहर की तुलना में सबसे कम है। कोलकाता के बाद पुणे में 280.7 और हैदराबाद में 299.2 मामले दर्ज होते हैं। 2021 में भी कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बना था, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा होता तो शायद अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या पर सवाल ना उठते और देश भर में 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टरों को यूं सड़क पर ना उतरना पड़ता। एम्स के रेजिडेंट्स की भी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द ये जो केस है सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो जाए और टाइमली इसकी जांच हो जाए। ये जनाब डॉक्टर इंदिरा शेखर प्रसाद है, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। चाहते हैं कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें लिखित में सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कानून जो है पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा, इसको पास किया जाएगा। दिल्ली से लेकर देहरादून और पटना से प्रयागराज तक एक जैसी तस्वीरें थी। हॉस्पिटल में मरीजों को तीमारदारों के भरोसे छोड़कर रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर नारे लगाते नजर आए। सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की। हम गवर्नमेंट से सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करते हैं। यहाँ पे हमें मतलब एक सिक्योरिटी चाहिए इन टर्म्स की वी आर अश्योर्ड कि ऐसा कभी होगा नहीं। बॉल जो है वो उनके कोर्ट में, उनको डिसीजन लेना है कि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो दे पाते हैं कि नहीं। देश भर के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद रखा। डॉक्टर अस्पताल के बाहर नारे भी लगाते रहे। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के गेट पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया, फिर बैनर के साथ मार्च निकाला। और ये सिर्फ किसी एक फीमेल रेजिडेंट या मेल रेजिडेंट की बात नहीं है, हम किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरे इंडिया के सेफ नहीं है। आज गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी की तरफ पोर्ट्रे कर रहे हैं। आई थिंक इट्स बिहार के पटना में भी पीएमसीएच में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। रायबरेली से रांची और मुंबई से हैदराबाद तक आक्रोश की आवाज बुलंद रही। डॉक्टर्स कहते हैं कि तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक सीबीआई से जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती। अब सवाल यह है कि क्या सरकार भी यही चाहती है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सुनिए।
अगर पुलिस रविवार तक इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रही तो हम इस मामले को अपने हाथ में नहीं रखेंगे, हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे। ममता सरकार मामले को लेकर एसआईटी बना चुकी है, लेकिन डॉक्टरों को सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं है। वैसे वारदात वाकई दिल दहला देने वाली है। घटना 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात की है। वारदात सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। पेट, पैर, गर्दन, हाथ और होठों पर चोट के निशान थे। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। 10 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और तभी से कोलकाता में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच कोलकाता के मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। कहा, सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा था। पब्लिक इंटरेस्ट में अब भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की दूसरी किस्त का परीक्षण होगा। हिंडनबर्ग ने 1.5 साल पहले अदानी ग्रुप पर अपनी कंपनियों में गड़बड़ी करके शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने का आरोप लगाया था। अब हिंडनबर्ग ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी के अध्यक्ष पर अदानी ग्रुप से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। सेबी शेयर बाजार और कंपनियों के कामकाज को मॉनिटर करती है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने अदानी ग्रुप पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सेबी के अध्यक्ष माधवी और उनके पति धवल बुच अदानी ग्रुप की विदेशी कंपनियों में हिस्सेदार हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों की नई फाइल के बाद भारतीय शेयर बाजार पर भले ही कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन भारतीय राजनीति में आरोपों का सेंसेक्स हाइट पर है। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है। रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया। The Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहता है। गौतम अदानी जी की कंपनियों में सेबी की चेयरमैन और उनके पति की इन्वेस्टमेंट्स हो और भारत सरकार फिर भी उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाए। अदानी ग्रुप और सेबी पर अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने देश में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार को अदानी ग्रुप पर जो नए खुलासे किए, उसका असर आज देखने को मिला। सोमवार की सुबह शेयर बाजार खुलते ही अदानी ग्रुप के सभी शेयर लाल निशान पर खुले। एक कंपनी को छोड़कर अदानी की बाकी सभी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ ही बंद हुए, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को करीब 53,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। अदानी पर ये हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की दूसरी कड़ी है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने पिछले साल जनवरी के महीने में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके सामने आते ही भारतीय शेयर बाजार में खलबली मच गई थी। अदानी ग्रुप के शेयर्स औंधे मुंह गिर पड़े थे और कंपनी को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि अडानी ग्रुप को अपने एफपीओ की लॉन्चिंग तक रोकनी पड़ी थी। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बाद ऐसा नहीं हुआ। अदानी ग्रुप को छोड़ दें तो शेयर बाजार ने अभी तक खुद को संभाले रखा है। मार्केट को लग रहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं हो सकता है और इसके लिए अगर आप देखो तो सूबे में भी मार्केट हालांकि नेगेटिव खुला था, थोड़ा बहुत 200-250 पॉइंट से सेंसेक्स डाउन था, लेकिन अब ड्यूरिंग द डे जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से मार्केट अब जो है वो पॉजिटिव में चला गया, काफ़ी टाइम से पॉजिटिव है और सेंसेक्स मेरे ख्याल से 150-200 पॉइंट से ज़्यादा से ऊपर है। तो मैं मानता हूं कि इस रिपोर्ट को मार्केट्स ने डिस्काउंट और डिसमिस दोनों ही कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सच अक्सर कहीं धुंधला सा हो जाता है, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में इस केस की तह तक जाना
बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात हिंडनबर्ग के आरोपों से शुरू करते हैं। हिंडनबर्ग ने इस बार अदानी पर नहीं बल्कि भारतीय शेयर बाजार की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था सेबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ ने 2015 में मॉरिशस में एक फंड पर पैसे लगाए। फंड का नाम है IPE फंड, जिसमें निवेश किया गया। आरोप है कि इसी फंड का इस्तेमाल गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने अदानी ग्रुप के शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया था। हिंडनबर्ग का दावा है कि माधवी पुरी बुच 2015 में सिंगापुर में थी। उसी दौरान उन्होंने इस फंड में निवेश किया था। ये फंड इंडियन इन्फोलाइन का था। 2017 में माधवी पुरी बुच को सेबी का ऑल टाइम डायरेक्टर बना दिया गया तो फरवरी 2018 में माधवी ने शेयर भुना लिए। हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों में एक और नाम जुड़ा है। आरोप है कि इस फंड को अनिल आहूजा मैनेज कर रहे थे। अनिल आहूजा अदानी ग्रुप के डायरेक्टर रह चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के इन आरोपों पर सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने साझा बयान जारी किया, जिसमें माधवी ने 2015 में निवेश की बात कबूली है, लेकिन माधवी का कहना है कि ये सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। सेबी ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया है। सेबी ने कहा है कि निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है, जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड्स की चर्चा कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। हिंडनबर्ग का निशाना इस बार अदानी और सेबी चीफ दोनों पर है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग के निशाने पर अदानी ग्रुप था। अदानी ग्रुप पर गलत तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाने के आरोप लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा गया। सेबी ने 24 मामलों में जांच शुरू की। सेबी ने 22 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सेबी ने कहा है कि उन्होंने 13 विदेशी कंपनियों को खोज लिया है, जिनके 42 इन्वेस्टर हैं। इनके भी नाम पते खोज लिए हैं, लेकिन इन 42 लोगों के पीछे कौन है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जांच को लेकर कहा था कि 24 मामलों में रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन अदानी ग्रुप और सेबी चीफ को लेकर हिंडनबर्ग के नए खुलासे से इस मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। बीजेपी इसे भारत के खिलाफ साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच से इस्तीफे की मांग हो रही है। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। Significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? आरोप प्रत्यारोप के बीच हमें यह भी समझना होगा कि आखिर हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च अक्सर शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी अपनाती है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। हिंडनबर्ग अपने शोध के आधार पर अक्सर कंपनियों की गड़बड़ी को सामने लाने का दावा करती है। उसका असर शेयर मार्केट पर पड़ता है और कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। बताया जाता है कि हिंडनबर्ग ऐसा करके खुद भारी मुनाफा कमाती है, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मान लीजिए शॉर्ट सेलर को लगता है कि आगे चलकर किसी कंपनी का शेयर 200 रुपए से गिरकर 100 रुपए होने वाला है। वो दूसरे ब्रोकर से कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है और इन शेयर्स को दूसरे निवेशकों को 200 रुपए में बेच देता है। कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपए होते ही 100 रुपए में शेयर खरीदता है और उधार लिए शेयर लौटा देता है, यानी सीधा 100 रुपए का फायदा। हिंडनबर्ग ने पहले से ही अगर उस कंपनी के स्टॉक्स पर शॉर्ट सेलिंग की है तो उन्हें उस गिरावट से फायदा होता है। लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी का दावा यह भी है कि उनकी रिपोर्ट रिसर्च और एविडेंस पर आधारित होती है,
यानी शॉर्ट सेलिंग कंपनियों को रिसर्च की निष्पक्षता पर सवालों का सामना भी करना पड़ता है। अब पटियाला आपको बिहार लेकर चलेगा। राजधानी पटना में नौकरी मांगने आए बेरोजगारों की पिटाई क्यों हुई? पुलिस ने बीपीएससी कैंडिडेट्स पर कानून का डंडा क्यों भांजा? क्या रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करना कोई गुनाह है? जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की इजाजत संविधान देता है तो लाठी के जोर से कैंडिडेट की आवाज क्यों दबाई गई? बिहार से सांसद आरके सिंह ने यह क्यों कहा कि राज्य के डीजीपी महिला सुरक्षा के मामले में फोन नहीं उठाते और नौकरी मांगने वालों पर डंडा चलाते हैं? लोकतंत्र में लाठी तंत्र की ताकत सरकारों को देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल रोजगार और सुरक्षा का है, जिसकी गारंटी देते सरकारों के मुंह नहीं थकते, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की। हाथ में पंफलेट और तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना पुलिस ने ऐसे ही धक्का देकर लाठियों से पीट कर भगा दिया। इसमें कई छात्र घायल भी हो गए। पुलिस की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन असली सवाल इन अभ्यर्थियों के मुद्दे का है, जिसे लेकर ये बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। ये सरकार से आश्वासन चाहते थे कि रिजल्ट जारी करने से पहले सरकार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का प्रावधान करे। हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है सर, यहाँ पे मारा गया है सर प्रशासन के द्वारा। सर हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग है सर, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग का मांग है सर। हर बार फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, हम लोग बाहर हो जा रहे हैं सर। आखिर इस मांग की वजह क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। शिक्षक बहाली फेज 1 और फेज 2 में रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की गई थी, इसीलिए कई पद खाली हो गए थे। कैंडिडेट्स चाहते हैं कि तीसरे फेज की शिक्षक बहाली में ऐसा ना हो, इसीलिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब सवाल है कि पद खाली क्यों रह गए, तो इसका जवाब भी समझ लीजिए। शिक्षक बहाली फेज 1 और फेज 2 में कई अभ्यर्थी कई सीटों पर पास हो गए थे। इस मामले को हम एक और तरीके से आपको समझाते हैं। बीपीएससी ने 87,774 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। 4 दिन तक चली इस परीक्षा में करीब 4 लाख छात्र शामिल हुए। इसमें प्राइमरी स्कूल के लिए 28,026 पद थे, मिडिल स्कूल के लिए 19,645 पद थे, माध्यमिक में 16,970 पद और उच्च माध्यमिक में 22,373 पद हैं। अगर कोई कैंडिडेट हर लेवल की परीक्षा में बैठता है और पास हो जाता है तो किसी एक सीट पर नौकरी करनी होगी और बाकी सीटों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में उस पर कोई नियुक्ति नहीं होगी और वो पद खाली रह जाएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का रिजल्ट इसी अगस्त महीने के अंत तक निकलने की संभावना है। छात्रों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद परीक्षा की आंसर की जारी होना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि कैंडिडेट्स रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर पटना के बेली रोड पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें भगा दिया। पब्लिक इंटरेस्ट में अब देश की बड़ी अदालतों से निकली 3 बड़ी खबरों का परीक्षण होगा। पटियाल की हमेशा से कोशिश रहती है कि कम वक्त में दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए। पहली खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे रखी है। दूसरी बड़ी खबर बीआरएस नेता के कविता की है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर अब 20 अगस्त को सुनवाई होगी। के कविता दिल्ली के शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं। उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तीसरी बड़ी खबर पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की है। पूजा खेड़कर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत मांगी थी, जिस पर
कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश दिया है कि 21 अगस्त तक पूजा खेड़कर को गिरफ्तार न किया जाए। पूजा खेड़कर ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर।